दोस्तों एक टाइम था जब विप्रो स्टॉक को इंडियन आईटी सेक्टर का एक सुपरस्टार माना जाता था। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या विप्रो की ग्रोथ स्टोरी अब खत्म हो गई है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए दौर में विप्रो चुपके से कमबैक की तैयारी कर रहा है। डिटेल में बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो विप्रो राइट, हम सब ने विप्रो के बारे में कहानियां सुन रखी होंगी कि कैसे इतना इन्वेस्टमेंट किया होता तो इतना बड़ा हो जाता, ये किया होता तो वो हो जाता। ये बीती बातें हैं, पुरानी बातें हैं। अब यहाँ पे आज के दौर में जहाँ पे हर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है और ख़ास तौर पे इंडियन आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा करेक्शन हमें देखने को मिली है पिछले कुछ महीनों में बिकॉज ऑफ द एआई। यहाँ पर विप्रो जैसे स्टॉक्स पर क्या ग्रोथ स्टोरी अभी भी बाकी है, ये समझने के लिए टेक्निकल्स इसके क्या कहते हैं और फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, और साथ ही साथ बिजनेस में क्या चेंजेज हो रहे हैं। एंड बिजनेस में चेंजेज होने के साथ ही साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना चाहती हैं कंपनियां, उसमें ये पर्टिकुलर कंपनी कैसे अडेप्ट कर रही है अपने आप को, इन सब की स्टडीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्निकल लेवल्स पे आप ध्यान दीजिए तो 2022 के आसपास एक नया हाई बनाया था और यहाँ पे ध्यान दीजिए तो ये करीब करीब 350 रुपए के आसपास था पर शेयर। अब यहाँ पे इसके बाद गिरावट हुई, थोड़ी बहुत रिकवरी हुई, फिर से गिरावट हुई। स्टॉक मार्केट में गिरावटें होती रहती हैं, स्टॉक मार्केट में नए हाईज बनते रहते हैं। लॉन्ग टर्म में क्या हमें देखना होता है वो आगे इस चार्ट को जब हम दोबारा रिविजिट करेंगे इस वीडियो में तब डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इस तरह की टेक्निकल स्ट्रैटेजीज हमारे लिए बहुत कारगर साबित होती है जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो चाहे हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना हो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के साथ ही साथ जब उस ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइसेस जाते हैं तो कितनी तेजी से प्राइस मूव करता है। यहाँ पे भी आप देखिए ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, जैसे इसके नीचे गया कितनी तेजी से प्राइस मूव किया। तो ये सब पकड़ना टेक्निकल चार्ट में हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली जब हम ये पकड़ते हैं राइट, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हो, चाहे 1 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट हो, चाहे वो हमारे स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो, चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हो, 2 साल से 5 साल 10 साल के लिए हो, टेक्निकल एनालिसिस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो मेरी स्ट्रैटेजीज है राइट, इनको मैंने सम अप करके आप लोगों के लिए डिटेल में S4R पर मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया है। आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं, डिटेल्स लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ठीक है, जहाँ तक विप्रो की बात है तो हम में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस और HCL टेक नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे ये है और नंबर 4 पे काफ़ी लंबे समय से है विप्रो। तो यहाँ पे इट इज़ 4th लार्जेस्ट इंडियन प्लेयर इन द ग्लोबल आईटी सर्विस इंडस्ट्री। अब ध्यान देंगे तो अभी तक क्या हो रहा है, आईटी सर्विस कंपनीज है हमारी, जो भी आईटी कंपनीज है राइट, आईटी सेक्टर में मोस्टली ये सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, चाहे वो एंटरप्राइज लेवल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हो, चाहे वो स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हैं। अब यहाँ पे एआई के आने के बाद सारी की सारी कंपनियां कैसे अडेप्ट करती हैं अपने आप को और कैसे इनके क्लाइंट्स इनको कंटिन्यू करते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं जिनसे कि इनको रेवेन्यूज आते हैं, वो क्लाइंट्स क्या इनके साथ कंटिन्यू करते हैं आने वाले समय में, ये बेहद ही दिलचस्प हो जाता है समझना और जानना हमारे लिए। तो अगले 1-2 क्वार्टर्स में चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए तो लेटेस्ट क्वार्टर में रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो टॉप 10 कस्टमर से करीब करीब 24% के आसपास रेवेन्यू आ रहा है। एंड इसके साथ ही साथ अमेरिका से यहाँ पे देखें तो करीब 60% के आसपास ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। उसके साथ ही साथ यूरोप से करीब 27% एंड एशिया पैसिफिक से यहाँ पे करीब करीब 12% के आसपास रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेक्टर वाइज बात करें तो BFSI से 34%, कंज्यूमर से करीब करीब 19%, टेक एंड फर्म्स में यहाँ पे करीब करीब 17%, EMR एंड हेल्थ से करीब करीब 16 एंड 14% के आसपास रिस्पेक्टिवली ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो मोर ओवर ये जो BFSI सेक्टर हो गया, कंज्यूमर सेक्टर हो गया, टेक एंड कम्युनिकेशन सेक्टर हो गया, EMR हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, इन सब कंपनियों के लिए ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, आईटी बेस्ड सॉल्यूशंस। अब एआई के आने के बाद ये कैसे चीज़ों को बदल रहे हैं ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एआई के आने के साथ ही साथ ये एआई पावर्ड टेक्नोलॉजी सर्विसेज
अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को एंड न्यू क्लाइंट्स को कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे ये जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं इनका पर्पस क्या है, ये सब स्टडी करना और जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स अगर हम देखें तो आईटी सर्विस रेवेन्यू यहाँ पे करीब करीब 10% के आसपास से ईयर ऑन ईयर ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड आईटी सर्विसेज ऑपरेटिंग इनकम की बात करें तो यहाँ पे मात्र 3% के आसपास से ग्रो हो रहा है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली। तो ये जो गिरावट है राइट ऑपरेटिंग इनकम में आईटी सर्विसेज से, ये गिरावट कंसिस्टेंट अगर रहती है, यानी कि अगले क्वार्टर में भी 5% की गिरावट हो जाए, अगले क्वार्टर में 2-3 क्वार्टर लगातार 5-10% की गिरावट हो जाए ऑपरेटिंग इनकम में, तो कहीं ना कहीं से कंपनियों के लिए एक रिस्क जोन आ जाता है। ठीक है, तो कंपनी का बिजनेस क्या है, बिजनेस में ओवरऑल रेवेन्यूज क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर कैसे ग्रो हो रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट होता है। अब कंपनी के प्राइसेस जो होता है कभी कभी सेंटीमेंट की वजह से गिर सकते हैं, कभी कभी ट्रम्प साहब की वजह से गिर सकते हैं, कभी किन्हीं चीज़ों की वजह से गिर सकते हैं, बाहरी ताकतों की वजह से गिर सकते हैं, लेकिन चलते अपने फंडामेंटल्स पर हैं। तो इसलिए हमेशा फंडामेंटल्स कैसे हैं कंपनी के, फंडामेंटल्स के साथ ही साथ सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है कंपनी का, ये जानना हमारे लिए बेहद ही जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर बुक की अगर हम बात करें तो लेटेस्ट ऑर्डर बुक्स के हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करीब करीब $3,370 मिलियन के आसपास टोटल बुकिंग्स यहाँ पे थी, जो कि पिछले क्वार्टर के हिसाब से करीब 2-2.5% के आसपास नीचे, यानी कि इसमें गिरावट देखने को मिली थी। वहीं पे लार्ज डील्स की अगर हम बात करें तो करीब $1,626 मिलियन के आसपास थी, जिसमें कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब 13% के आसपास की ग्रोथ देखी गई। तो ये मेजर डाटा पॉइंट यहाँ पे ये बता रहा है कि इनके पास जो बड़ी डील्स हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है, यानी कि बड़ी डील्स इनको मिली हैं रिसेंटली, जो कि एक पॉजिटिव साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, अब ऐसे में अगर हम यहाँ पे फंडामेंटल समझें विप्रो के, तो रिटर्न ऑन इक्विटी 16% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18% है, डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 6.11% के आसपास है। भला 100 रुपये पे 6 रुपये इंटरेस्ट कोई बैंक देता है? नहीं देता है, राइट। तो किसी कंपनी का अगर डिविडेंड यील्ड ही 6% है तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? हो सकता है अच्छी बात हो सकता है ना हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि शेयर प्राइस में जब गिरावट होती है तो डिविडेंड यील्ड स्पाइक हो जाता है। इसलिए सारी चीज़ें हमें पता रहनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे कंपनी प्रॉफिटेबल है, डेट टू इक्विटी मात्र 0.23 है, पेट्रोस्की स्कोर यहाँ पे 4 का है। पेट्रोस्की स्कोर क्या होता है, ग्राहम नंबर क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे हम फाइंड करते हैं, ये सब चीज़ें हम आपको बताते रहते हैं। S4R पे भी हमने बताया है, जस्ट इन केस वहाँ पे नहीं है तो ज़रूर से ज़रूर आप आइए, हमारी वीडियोज़ में भी हम डिस्कस करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपका लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का 6.5% के आसपास रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो मात्र 13 का है। पीजी रेशियो हालांकि 2.6 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखें 2015 साल में 47,000 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स थी विप्रो की। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिएगा। प्रॉफिट यहाँ पे 8,700 करोड़ का था। 3 साल के बाद बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई, 54,000 करोड़ रुपए के आसपास इसकी सेल्स हुई। एंड यहाँ पे भी थोड़ा सा गिरावट हुई और 8,000 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी का। लॉकडाउन के समय में 2020 में 61,000 करोड़ का सेल्स था। एंड यहाँ पे आप देखिए तो 9,700 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट था। 2023 में देखें तो यहाँ पे 90,000 करोड़ का सेल्स एंड 11,366 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट देखने को मिला। लेटेस्ट डाटा पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे आप देखिए 2022-23 के बाद से बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। मात्र 92,000 करोड़ का हमें सेल्स देखने को मिला। एंड प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं हुई, मात्र 13,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। ये तो हो गई ईयर ऑन ईयर के डाटा। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 22,000 करोड़, 22,000 करोड़, 22,000 करोड़, 21,000, 22,000, 22,000। 2023 से कंसिस्टेंटली रेवेन्यू ग्रोथ नहीं कर पा रही है एंड प्रॉफिट यहाँ पे थोड़ा बहुत ही ग्रो किया है। इसके साथ ही साथ लेटेस्ट डाटा पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मात्र 24,000 करोड़ का नेट सेल्स एंड 3,356 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपेयर टू द प्रीवियस फ्यू क्वार्टर्स थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़ोतरी हुई है एंड थोड़ा बहुत यहाँ पे सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम पीयर्स से कंपेयर करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि TCS का करीब 15 के आसपास प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, इन्फोसिस 15 है, HCL टेक 20 के आसपास है, टेक महिंद्रा 30 के आसपास है, यहाँ पे परसिस्टेंट करीब करीब 43 के आसपास है। मोर ओवर देखें तो सबसे कम प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे विप्रो का हमें देखने को मिल रहा है कंपेयर टू इट्स पीयर्स। इसके साथ ही साथ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें तो सितंबर 2023 में 73% के आसपास प्रमोटर्स थे, केवल 12% पब्लिक थी, और यहाँ पे करीब करीब 14-15% के आसपास हमें FIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। 2024 में यहाँ पे देखें तो 72% के आसपास यहाँ पे प्रमोटर्स थे, 11% पब्लिक थी, और 16% के आसपास हो चुके थे यहाँ पे FIs एंड DIs। अब लेटेस्ट डाटा के हिसाब से अगर हम ध्यान दें तो लेटेस्ट डाटा के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं 73% के आसपास प्रमोटर्स हैं, 13% यहाँ पे पब्लिक है, और यहाँ पे 14% के आसपास हमें FIs एंड DIs देखने को मिल रहे हैं। तो रिगार्डलेस शेयर प्राइस गिरावट, रिगार्डलेस सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी का बढ़ोतरी, यहाँ पे FIs एंड DIs बने हुए हैं और प्रमोटर्स भी बने हुए हैं, बहुत माइन्यूट उन्होंने अपने शेयर होल्डिंग्स निकाले हैं। ठीक है, तो ऑल इन ऑल यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें ये देखने को मिल रहा है कि ओवरऑल शेयर प्राइसेस में गिरावट हुई है, रेवेन्यू बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं से स्पेंडिंग यहाँ पे हो रही है। स्पेंडिंग होने के साथ ही साथ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है उसके साथ ही साथ हमें ऑर्डर यानी कि डील्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड ये इंपॉर्टेंट साइन क्यों है? क्योंकि IT कंपनियों में पहले डील होती है, पहले लॉन्ग टर्म के लिए डील होती है एंड देन कंपनियां सर्विस प्रोवाइड करती हैं। सो ऐसे में एग्जीक्यूशन में 6 से 12 कभी कभी 18 महीने भी लग जाते हैं। तो आज अगर रेवेन्यू वीक दिख रहा है डज नॉट मीन कि फ्यूचर भी वीक ही होगा। ठीक है, तो क्या विप्रो में फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी खत्म है? मेरे हिसाब से अभी नहीं। 3 इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिए। रेवेन्यू ग्रोथ अभी नेगेटिव है, US डिमांड अभी फुल्ली रिकवर नहीं हुई है, हमने देखा कि US से इसका 60% तक का रेवेन्यू आ रहा है, एंड कंपनी का जो नियर टर्म गाइडेंस है राइट, वो अभी म्यूटेड टाइप में है। ठीक है, वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ पॉजिटिव्स देखें तो लार्ज ऑर्डर पाइपलाइन हमें देखने को मिल रही है। जो बड़ी डील्स हैं उनमें करीब 13-14% के आसपास की ग्रोथ हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इसके साथ ही साथ AI ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स कंपनी के पास आ रहे हैं, नए क्लाइंट्स आ रहे हैं, एंड कंपनी अपने एंटरप्राइज क्लाइंट बेस को मेंटेन करके चल रही है। सो ऑल इन ऑल विप्रो को शायद हाई ग्रोथ IT इंडस्ट्री की कंपनी कहना थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन अगर AI डील्स सक्सेसफुली रेवेन्यू में कन्वर्ट होती हैं तो नेक्स्ट फ्यू इयर्स में स्टोरी बदल सकती है। और जहां तक रही बात इस चार्ट की, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे इसकी, तो जो कंपनियां फंडामेंटली साउंड होती हैं उनमें हमें जनरली क्या लॉन्ग टर्म में हायर हाइज हायर लोज वाले पैटर्न देखने को मिलते हैं राइट। अब यहाँ पे विप्रो में 2007-8 में भी बड़ी गिरावट हुई थी, 2015 में भी यहाँ पे गिरावट हुई थी, 2019-20 में यहाँ गिरावट हुई थी, 2022 में यहाँ पे गिरावट हुई थी। तो हर गिरावटों के बावजूद यहाँ पर आपको एक नया हाई बनता हुआ दिखाई दिया है इन द लॉन्ग रन। सो चार्ट में अगर 2-3 साल से प्राइस नीचे की तरफ है डज नॉट मीन कि ग्रोथ स्टोरी खत्म हो चुकी है। सो आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा विप्रो के बारे में। कोई भी सवाल इससे रिलेटेड तो कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।